वेलकम। तो बच्चे लोग कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया है ना? ठीक है, चलिए कल आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में मतलब सेट 1 करवाया था जैक कोड का, ठीक है, 11 का। वो मेरे ख्याल से आप लोग सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। आज हम लोग सेट 2 स्टार्ट करेंगे और सेट 2 बनाएंगे, ठीक है। कम से कम एक मिनट पे आप लोग एक क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है। चलिए ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन क्या बोलता है। फिजिकल क्वांटिटीज आर, इसमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है? तो डिग्री, रेडियन, एस्टेरेडियन, ये तो यूनिट है ना, सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है। उसी तरह से लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं ना। मतलब 1 का आंसर हमारा क्या हो गया? बी हो गया। 1 का आंसर क्या हो गया? बी। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। उसके आगे ये तो पाउंड है, डॉलर है, रुपीज है, ठीक है ना। उसके बाद किलोज है, पाउंड्स है, गैलन है। ये इसमें से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या है? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, सॉरी थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम डायमेंशन। ये क्वेश्चन आप लोगों का सेट 1 में भी था और यही क्वेश्चन आप लोगों को सेट 2 में भी दिया है। वहां पे मैंने आपको बताया है कि 2 का क्या होगा? इम्पल्स, मोमेंटम। इम्पल्स एंड मोमेंटम मैंने बताया था, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के बारे में। तो ये इम्पल्स और मोमेंटम ये क्या होता है? इन दोनों का यूनिट सेम होता है। आपको मैंने बताया है उसमें कि इम्पल्स जो है बाबू ये फोर्स इंटू टाइम होता है और मोमेंटम जो है बाबू लीनियर मोमेंटम, मतलब ये मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो फोर्स का डायमेंशन mlt-2 लिखते हैं हम लोग और टाइम के लिए t लिखते हैं। तो क्या हो गया? ये mlt-1 और यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी मतलब m इंटू lt-1 क्या हो गया? mlt-1, ठीक है ना। तो दोनों का डायमेंशन क्या हुआ? सेम आ गया। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, इम्पल्स एंड मोमेंटम, ठीक है। इसके बाद इन एसआई सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर। आप लोगों को देखिए मैंने बोला था ना ये क्वेश्चन आता है, आ रहा है क्या? फिजिकल क्वांटिटी भी आ रहा है और फंडामेंट और यूनिट भी आ रहा है, दोनों पूछ दिया है कि नहीं। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पूछा और यूनिट के बारे भी पूछ दिया है। तो देखिए हमसे बोला है इन एसआई सिस्टम फंडामेंटल यूनिट्स आर। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है एसआई में? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। यही बताया ना आप लोगों को। फंडामेंटल का जो यूनिट है तो 3 का क्या हो जाएगा आंसर बाबू? 3 का आंसर हो जाएगा ए। ये सब काफी आसान क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट आप लोग हम पढ़ाए हैं उसी तरह बना सकते हैं। रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन क्या होता है? यहाँ पे लिखा है कुछ ऑप्शन में लिखा है मेजर ऑफ द बाइस इन द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट एक तरफ बाइस होता है, झुकाव होता है, उसको हम बोलते हैं, तो वो नहीं होगा। मेजर ऑफ सिस्टमेटिक एरर, एरर के मेजरमेंट को हम लोग रिजोल्यूशन नहीं बोलते हैं। आप लोग बोलते हैं ना, अरे सर इस कैमरे का रिजोल्यूशन बहुत अच्छा है, बोलते हैं कि नहीं? पिक्सेल्स बोलते हैं ना, उसी को रिजोल्यूशन किया जाता है, रिजॉल्व किया जाता है। मतलब छोटे 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 टुकड़ों में बांटा जाता है। आपका जो फोटो आता है ना उसका रिजोल्यूशन हाई होता है, इसी वजह से आपका HD फोटो आता है ना। मतलब आपके फोटो को बहुत छोटे 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 पार्ट में क्या किया जाता है? तोड़ दिया जाता है, समझाया? जितना छोटा पार्ट होगा रिजोल्यूशन उतना अच्छा होगा। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या है? रिजोल्यूशन इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट सिग्नल चेंज दैट इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट कैन डिटेक्ट रिलायबली। समझे? जितना छोटा इनपुट सिग्नल को इंस्ट्रूमेंट रिलायबली चेक करता है उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन बोलते हैं। रिजोल्यूशन आप लोग समझे क्या बोलेंगे हम कि नहीं समझे? बहुत आप जो पिक आप जो यूज करते हैं, जो फोटो खींचते हैं कैमरा से, वो बहुत एक हाई डेफिनेशन में आता है कैमरा। वो हाई डेफिनेशन में इसलिए आता है क्योंकि आपका जो फोटो है वो बहुत छोटे छोटे पार्ट में टूटा हुआ रहता है। तो जितना छोटा छोटा पार्ट में टूटा हुआ रहेगा वो आपका फोटो उतना अच्छा आएगा। समझ में आ रहा है बात? इसके बाद तो इसका क्या हो गया? सी। 4 का क्या हो गया? सी। इसके बाद देखिए क्या है? एब्सोल्यूट एरर। आप लोग को मैंने पढ़ाया था ना एब्सोल्यूट एरर, क्या बताया था? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी क्यूब्ड
इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इंडिविजुअल, मतलब मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू का क्यूब। तो ये तो नहीं होता है, ये सिर्फ क्या आता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू या ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें हम लोग। एब्सोल्यूट एरर को आप मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू लिखिए या ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। पिछले क्लास में बताए हैं, याद है ये सब? ठीक है, तो क्या है एब्सोल्यूट एरर, ये मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो क्यूब, स्क्वायर, ये सब वाला नहीं आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मतलब मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, एब्सोल्यूट एरर। मतलब 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, डी। 5 का ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 में आए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, अ बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए। बॉय जो है पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया है। मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, इसके बाद ये कहां गया, ट्रैवल टू पॉइंट बी। पॉइंट बी पे गया, कितना दूर था ये, 1.5 किलोमीटर। और फिर ये लौट कर पॉइंट ए पे चला आया। तो आपको बताना है, अगर इसको यहां से यहां जाके यहां आने में 1 घंटे का टाइम लगा है, तो आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। वेलोसिटी कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आया ना, वेलोसिटी यही होता है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये यहां से यहां गया, फिर यहां आया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। तो 0/1 कितना आ जाएगा, 0। तो 6 का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। 6 का आंसर हो जाएगा बी। याद रहेगा ये सब कैसे बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, अ बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। मैंने आप लोगों को बोला है, क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि अ बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। जब भी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट बोले, इनिशियल वेलोसिटी कितना, 0। आप रेस्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, आप क्या हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहे हैं। रेस्ट मतलब आप रुके हुए थे। तो क्वेश्चन बोल रहा है अ बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट आ गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया बाबू, 0 हो गया। ठीक है, इसके बाद ट्रैवल विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो चला। If its velocity after making displacement 32 मीटर कवर करने के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो गया बच्चों, 8 मीटर पर सेकेंड। तो बोलता है कि बताइए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था इस मोशन स्ट्रेट लाइन, तो बोला था कि इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी चीज क्या है कि हमको 3 फॉर्मूला पता है। एक होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, और एक होता है v इक्वल टू u प्लस 18। ऐसा ही होता है ना। उसमें 4 रहता है, 3 क्वेश्चन में दे देता है, एक ही अननोन रहता है। ठीक है, आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो v है, u है, a है और s है। इस चारों को मिला के कोई फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, जानते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए इस 4 में से क्या 3 चीज आपको दे दिया है, दे दिया ना, सिर्फ एक ही चीज निकालने बोला है। तो इस क्वेश्चन की खूबी यही होती है कि इसमें से आपको 3 डाटा दे ही देगा, उसको देना ही देना है। ठीक है, सिर्फ एक ही पूछेगा निकालने के लिए। 3 फॉर्मूला है, वो आपको चेक कर लेना है कौन वाला लगेगा वहां पे। तो v के लिए अगर क्या लिखेंगे, 8 का स्क्वायर इक्वल टू u बोले तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s बोले तो 32। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 इक्वल टू 32 दूनी 64। तो a इक्वल टू कितना हो गया, 64/64। कितना आ गया ये, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। है क्या ऑप्शन, ऑप्शन है 7 का क्या हो जाएगा बाबू, a हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ वेलोसिटी। ये तो आसान का क्वेश्चन दे दिया है। वेलोसिटी के लिए यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो 8 का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड बोले तो c। फिर देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 9, खुद से देखिए आप लोग क्या बोल रहा है, A body starts from rest, यही बोल रहे हैं ना। हाँ, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या है, फिर से इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज 0 है ना, एंड ट्रेवल्स फॉर t टाइम, कितना देर के लिए चला है, t सेकंड के लिए, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। If the displacement made by it is 16 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, 16 मीटर। बोलता है कि द टाइम ऑफ ट्रैवल, टाइम ऑफ ट्रैवल देखिए s है, a है, t है, u है। फॉर्मूला जानते हैं,
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए एस भी दिया है, ए भी दिया है, यू भी दिया है, सिर्फ टी नहीं दिया है, मतलब 4 तो वेरिएबल में 3 तो दे रहा है, एक ही बच रहा है ना, उसको निकाल लेंगे क्या। 16 इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर, 2 कट गया, क्या आ गया टी स्क्वायर इक्वल टू 16, मतलब टी इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 16, मतलब कितना आ गया 4 सेकेंड है क्या 4 ऑप्शन में है, 9 का ए है ना 4 सेकेंड। ये तो क्वेश्चन है ना आसान, आएगा तो बना लेंगे एग्जाम में। फिर वैसा ही क्वेश्चन है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, फिर से देखिए वैसा ही क्वेश्चन है, जैसे स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट बोला, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को फिर से बोलता है कि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना 0, इफ इट ट्रेवल्स विद एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 सेकंड, 3 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, फिर से यही फॉर्मूला लग जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए बोले तो 2 इंटू टी बोले तो 3 का स्क्वायर, कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट 9 मीटर आ जाएगा क्या, कोई दिक्कत नहीं ना होगा, है ना। 10 का क्या हो जा रहा है 10 का ऑप्शन ए। चलिए आगे 11 नंबर क्वेश्चन देखें, सारा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए एकदम बिल्कुल सेम सेम बन रहा है ना। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये है अ बॉडी मेक्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 मीटर ड्यू ईस्ट, पहले आप लोग इस तरह का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आए ना, तो पहले आप लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इधर नॉर्थ इधर साउथ, ऊपर में कश्मीर नीचे में कन्याकुमारी, नॉर्थ एंड साउथ, इधर गए तो असम बोले तो ईस्ट, इधर गए तो गुजरात बोले तो वेस्ट, यही है ना, समझ में आ रहा है। अब देखिए एक बॉडी है, कितना डिस्प्लेसमेंट क्या है ईस्ट की तरफ 4 मीटर, कितना है 4 मीटर, इसको ओरिजिन बोल दिया। फिर क्या किया है, देन मेक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 मीटर इन ड्यू नॉर्थ, फिर नॉर्थ की तरफ कितना किया है बाबू 3 मीटर। आपसे क्या पूछा है, इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ, अब बताइए ओ से यहाँ का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे क्या, ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ ई का स्क्वायर या ए कर दे क्या, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, हाँ या ना, पाइथागोरस लगेगा ना, कितना हो गया अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना आ गया अंडर रूट 25, बोले तो 5 मीटर है क्या 5 मीटर कोई, हाँ सी 11 का क्या है बाबू सी। तो दिक्कत है, इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट, अ बॉडी इज ट्रैवलिंग इन सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड, इट हैज इनवर्ड एक्सेलरेशन, हाँ ना, नहीं समझे, 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे है ना। तो ये एक सर्कुलर पाथ है, क्वेश्चन बोला बॉडी इज ट्रैवलिंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, इसका स्पीड कांस्टेंट है, मतलब v का वैल्यू v है, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। सर्कुलर पाथ पे क्या होगा डायरेक्शन, हमको पता है v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर है, ये चीज कांस्टेंट है, ठीक है ना, मतलब ओमेगा और आर भी क्या है कांस्टेंट है। अब देखिए जब ये बॉडी यहाँ पे होगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, वेलोसिटी यहाँ पे होगा तो डायरेक्शन ये होगा, बॉडी यहाँ पे होगा तो वेलोसिटी इधर होगा, बॉडी यहाँ पे होगा तो वेलोसिटी इधर होगा। तो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना सर्कुलर पाथ पे, वेलोसिटी तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट बोल दिया है, सिर्फ क्या हो रहा है चेंज डायरेक्शन। और जब भी वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी कब चेंज हो जाता है, जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए। ये बात जानते हैं आप लोग, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड होगा तब भी चेंज होगा, तब भी वो चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज होगा तब भी वो चेंज हो जाएगा, ये बात तो पता है। दोनों में से कोई भी एक चेंज हो जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा। अब देखिए इसका वेलोसिटी बोल दिया कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा सर्कुलर पाथ में चेंज होगा, और अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज मतलब वेलोसिटी चेंज,
वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज मतलब क्या, वेलोसिटी चेंज हो जाता है। और अगर वेलोसिटी चेंज है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, और इस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये हमेशा सेंटर की तरफ काम करता है। ये बराबर होता है AC = v²/r के, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो हमेशा किधर लगता है, सेंटर की तरफ। किधर लगता है बाबू, हाँ। तो अगर वेलोसिटी दिया है लीनियर वेलोसिटी तो v²/r, और अगर एंगुलर वेलोसिटी दे दिया है तो v की जगह ओमेगा r पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा × r का होल स्क्वायर बाई r। ये कितना आ जाएगा, ओमेगा²r²/r। ये r कर लिया, सिर्फ क्या आ गया, ओमेगा²r। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए v²/r भी होता है और ओमेगा²r भी होता है। और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है ना, कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए आप लोग क्या बताइए, एक्सप्रेशन। क्या बताइए, तो ये वाला देगा तो इसको मारेंगे, ये देगा तो इसको मारेंगे, दोनों कभी नहीं देगा साथ में, है ना। तो इसको लिखना है, तो कौन सा होगा ये वाला 12 का, एज इनवर्ड एक्सेलरेशन। 12 का ए, एज इनवर्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा ना। लिखना है, फोटो खींचना है, खींच सकते हैं जल्दी जल्दी, है ना। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। तो देखिए बाबू, इधर ये क्वेश्चन जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट से आया मतलब प्रोजेक्टाइल से आ गया। ये बॉडी इस तरह से जाके आया तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। यहां से फेंके बॉडी को और ये बॉडी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, यहां से यहां पहुंचने का टाइम कहलाता है टाइम ऑफ एसेंट। और फिर बॉडी यहां से यहां आया, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है तो आप क्या बोलेंगे, सर टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। और ये दोनों हमेशा इक्वल होता है, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का हमेशा इक्वल होता है। तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो आप सीधे बोल देंगे सर यहां से मैक्सिमम पे पहुंचने का हाइट का 2 गुना, हाँ है ना, 2 × टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। सही बात है, अरे यहां से यहां पहुंचने का मैक्सिमम हाइट हो गया, यहां से यहां पहुंचने में जो टाइम लगा उसका 2 गुना टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, यहां से जाके यहां आने के टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहे हैं। यहां से यहां पहुंचने में टाइम ऑफ एसेंट और यहां से यहां पहुंचने में टाइम ऑफ डिसेंट, ये दोनों हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर हम पूछेगा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है तो हम क्या बोलेंगे, 2 × मैक्सिमम हाइट पहुंचने का टाइम। देखिए तो है कोई ऑप्शन, ऑप्शन डी है ना, ट्वाइस द टाइम नेसेसरी टू रीच मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो 13 का क्या हो जाएगा, 14 ना, अच्छा 13 छूट गया है क्या, ओके। तो 14, अरे पहले 14 लिख लेते हैं, 14 का क्या हो जा रहा है, डी। अब 13 भी देख लेते हैं, है ना, तो हम देख ही लेते हैं। When angular velocity changes with time, then angular acceleration is produced, आया ना। angular velocity change होगा, देखिए ओमेगा चेंज होगा with time, d⍵/dt। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, angular acceleration बोलते हैं, अल्फा इक्वल टू d⍵/dt, है ना। तो 13 का क्या हो जाएगा, 13 का हो जाएगा ए। इसमें एक और रिलेशन याद रखिएगा, है ना, कि लीनियर वेलोसिटी जो होता है ना, ये अल्फा × r के बराबर होता है, याद रहेगा ये चीज। लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस। लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस। ये ए है मतलब एक्सेलरेशन है, ये लीनियर एक्सेलरेशन है, ये क्या है, अल्फा है मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन है इनटू रेडियस। ये सब फॉर्मूला को याद रखिएगा, धड़ाक से आएगा चटाक से मार देना है, बहुत आता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हाँ देखिए अगला 15 नंबर क्वेश्चन, पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड, क्या बताए थे बाबू, ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाँ है ना। ट्रैजेक्टरी को पाथ बोलते हैं, है ना। यहाँ दे दिया ट्रैक्टर व्रैक्टर सब, तो याद रखेंगे क्या है, ट्रैजेक्टरी मतलब 15 का डी, 15 का डी, यही जो पाथ है ना, इसी पाथ को ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, ठीक है, जो पाथ फॉलो करता है। 16 नंबर, when a bus stops suddenly, passenger in bus falls forward, this is explained, कौन बताया था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। हम आप लोगों को पढ़ाए भी और ये बताए हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमको इनर्शिया का नॉलेज देता है, किसका, इनर्शिया। और इनर्शिया मैंने आपको बताया 3 तरह का बताया था, क्या क्या,
इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। 3 बताए थे ना, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ, जब यहाँ पे बस चल रहा था अचानक से ब्रेक मारा मतलब रुका, मतलब यहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन था, इसी वजह से आदमी क्या हुआ, आगे की तरफ फेंकाया, ठीक है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ किसका नॉलेज देता है, इनर्शिया का। आपसे पूछ सकता है न्यूटन का सेकंड लॉ, F इक्वल टू dp बाई dt। थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। याद रहेगा ये सब, दिक्कत नहीं ना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आए, अ पैसेंजर सिटिंग इन अ बस मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड feels pushed backward when the bus is accelerated forward। देखिए बस से हम जा रहे हैं, अचानक से बस की वेलोसिटी उसने इंक्रीज कर दी। बस 15 तो हो गया ना, 16 भी हो गया ना। 16 का आंसर क्या है, ए। 16 का बताएं ए। 17 पे आते हैं, ठीक है बाबू। देखिए बोलता है कि अ पैसेंजर सिटिंग इन अ बस मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था गाड़ी, बैठा हुआ था। वो जो है अब पीछे फोर्स एक्सपीरियंस करने लगा जब बस एक्सेलरेट होने लगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगी। जब बस की वेलोसिटी बढ़ती है तो हमको लगता है ना पीछे जा रहा है, बस रुका हुआ, अचानक से बस बढ़ा तो हम लोग पीछे आ जाते हैं ना, ठीक है। तो ये क्या है, बैकवर्ड। व्हेनेवर दिस बस इज, दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड, ये फोर्स आपको दिखता नहीं है, ये सिर्फ इसको बोलते हैं हम लोग स्यूडो फोर्स। क्या बोलते हैं, स्यूडो या फिक्टिशियस फोर्स, ठीक है। ऐसा मान के चलते हैं ये स्यूडो है, स्यूडो है मतलब जो आपको नजर नहीं आएगा, सिर्फ इमेजिनरी है ना। ये क्या है, इमेजिनरी फोर्स है। समझ में आ रहा है। तो 17 का क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। बस जब चल रहा है या बस जब अचानक से ब्रेक मार दिया तो आगे फेंका गया ना, आगे फेंका के क्या हुआ, कोई फोर्स लगा तो मेरे ऊपर कोई लगाया था नहीं, ये फिक्टिशियस फोर्स है, ये स्यूडो फोर्स है, मतलब इमेजिनरी है, सिर्फ हम इसको इमेजिनरी कर सकते, इमेजिन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इतना, इट्स मोमेंटम। ये तो आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, मास दे दिया है 5 kg और वेलोसिटी दे दिया है 2 मीटर पर सेकंड। बोलता है बताइए लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मतलब 5 × 2 कितना आ गया, 10 kg मीटर पर सेकंड। अब लीनियर मोमेंटम का यूनिट याद रखिएगा, डायमेंशन भी है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, 18 का ए हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा बाबू, ए। 19 में आए, अ मास ऑफ अ बॉडी विच इज इक्वल टू रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी टू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। ठीक है, देखिए होता है F इक्वल टू ma होता है ना, हाँ या ना। तो A इक्वल M इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाई A। ये जो मास निकला है F बाई A, इसको हम बोलते हैं इनर्शियल मास। क्या बोलते हैं बाबू, इनर्शियल मास, ठीक है। क्या ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी है इनर्शियल मास। याद रखेंगे ये क्या कहलाता है, इनर्शियल मास। सर इसको इनर्शियल मास क्यों बोल दिया, इसलिए क्योंकि ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसको फॉलो कर रहा है, न्यूटन्स के लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। अब आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 20, a block of wood is placed on a surface, force is applied parallel to the surface to move the body, the frictional force developed acts। क्या होगा, ये एक ब्लॉक है रखा हुआ सरफेस पे, हम सरफेस के पैरेलल एक फोर्स लगाए, अब हम इधर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऑलवेज ऑपोजिट। अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट लगता है ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, है क्या, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। 20 का कौन सा हो रहा है, डी। 20 का आंसर आ जा रहा है डी। 21 में बोले आउट ऑफ फंडामेंटल फोर्स, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स तो जैसे पहुंचा मतलब स्ट्रॉन्ग है, वीक भी उसका स्ट्रॉन्ग है, हाँ या ना। न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स लग रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, उसका वीक फोर्स भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों तो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, मतलब ये दोनों का रैंक 1 रैंक 2 ही रहेगा, ठीक है। हमको बोला ग्रेविटेशनल फोर्स का रैंक बताइए, ठीक है। आपको मैंने बताया है ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकर फोर्स, पढ़ा है ना, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा तो भी बताया था ना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी कम था ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ये एक वीकर फोर्स है, मतलब ये कौन से नंबर पे आएगा, रैंक 4 पे आएगा। रैंक 1 पे आ जाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स,
2 पे वीक न्यूक्लियर फोर्स, 3 पे इलेक्ट्रिक फोर्स और रैंक 4 पे क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों? क्योंकि ये सबसे वीक होता है। समझ में आया? तो इसको चौथा 19 में हम लोग देंगे। तो 21 का क्या आ जाएगा? क्वेश्चन समझ में आया चाहिए वाला आप लोगों को। नेक्स्ट, a frame of reference attached to satellite of earth is। अब देखिए क्या है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप लोगों को मैंने बताया था, ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जो भी किसी भी पार्टिकल का पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में बताता है। ये दो तरह से होता है, एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और एक नॉन इनर्शियल। न्यूटन्स के लॉ को जो फॉलो करता है उसको बोलते हैं इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, और जो फॉलो नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। हमसे बोला है कि द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड टू सैटेलाइट ऑफ अर्थ, अर्थ के सैटेलाइट में हम लोग जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लगाते हैं ये इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होता है। यहाँ पे न्यूटन्स का लॉ फॉलो किया जाता है। समझ में आ रहा बात? क्या बोले? क्वेश्चन नंबर 22, रेफरेंस फ्रेम क्या है? ये एक स्पेसिफाइड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम समझते हैं ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होता है ना, यही चीज को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्या, रेफरेंस फ्रेम। ये इनर्शियल भी होता है और नॉन इनर्शियल भी होता है। ठीक है, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोले तो जो न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करेगा, नॉन इनर्शियल बोले तो जो न्यूटन्स के लॉ को फॉलो नहीं करेगा। जब भी सैटेलाइट ऑफ अर्थ का बात होता है ये क्या होता है, ये इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होता है, मतलब ये न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 23, a block of mass m is placed on a flat surface। एक ब्लॉक है जिसका मास m है, इसको हमने फ्लैट सरफेस पे रख दिया है। ठीक है, अब फोर्स इज अप्लाइड टू पुल इट पैरेलल टू सरफेस, एक फोर्स लगाया है जो कि इसको पैरेलल टू सरफेस मूव करेगा। द फ्रिक्शनल फोर्स F डेवलप्ड इज प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा? अब देखिए इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, आपको मैंने पढ़ाया है F इज इक्वल टू म्यू इनटू n होता है, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन पता है ना। तो ये सरफेस पे रखे तो इधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, इधर लगेगा वेट mg, ये बॉडी ऊपर नीचे तो मूव नहीं करेगा, तो यहाँ पे n किसके बराबर होगा, mg के। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू mg। ब्लॉक का मास कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कांस्टेंट, सॉरी ब्लॉक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट। सिर्फ फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड कर जा रहा है यहाँ पे, मास ऑफ द बॉडी का। म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होगा सरफेस का वो कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, कांस्टेंट। ब्लॉक का मास चेंज करेंगे तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा बाबू, चेंज हो जाएगा, होता जाएगा, है ना। सही बात मुझे करेक्ट बोल रहे हैं, सही है ना। हाँ, द फ्रिक्शन फोर्स F डेवलप्ड इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, 23 का बी। समझ में आया ना कैसे आया, 23 का बी समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना है, क्या दिक्कत है? याद रखना है कि हम इधर फोर्स लगाए तो उसके उल्टा में फ्रिक्शन काम करेगा, और फ्रिक्शन F इक्वल टू हमेशा म्यू n होता है। इस फार्मूला को भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आता है। ठीक है, F इक्वल टू क्या होता है, म्यू इनटू n, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना। अब देखिए ये नीचे की तरफ वेट लगेगा जिसको हम mg बोलते हैं, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, तो n इक्वल टू mg हो गया, n का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दिए इसमें, तो F इक्वल टू म्यू mg हो गया, म्यू भी कांस्टेंट, g भी कांस्टेंट, तो F इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, मास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, a machine gun fires a bullet of mass 40 gram with velocity 12 मीटर पर सेकंड, 1200 मीटर पर सेकंड। एक मशीन गन है जो कि बुलेट फायर कर रहा है, मास ऑफ बुलेट कितना है, 40 ग्राम, मतलब 0.04 kg, यही ना। हाँ, कितने वेलोसिटी से फायर कर रहा है बाबू, 1200। ठीक है, a man holding it can exert a maximum force। एक आदमी है जो इस मशीन गन को होल्ड किया हुआ है ना, सुनेंगे, एक आदमी है जो इस मशीन गन को होल्ड किया हुआ है, ये मैक्सिमम 144 न्यूटन का ही फोर्स लगा सकता है, उससे ज्यादा फोर्स बढ़ेगा तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, मतलब उसका कंधा उंधा उखड़ जाएगा फिर। ठीक है ना। अब देखिए हमको बोलता है कि बताइए कि कितना बुलेट वहां पे पर सेकंड फायर हुआ है, हाउ मेनी बुलेट कैन ही फायर पर सेकंड एट मोस्ट। मैक्सिमम वो कितना बुलेट, सुनेंगे, मैक्सिमम वो कितना बुलेट फायर कर सकता है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं हम लोग। फोर्स निकालने पहले
हाँ देखिए, हम लोग पढ़े हैं F इंटू टी या F इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है ना, mv माइनस mu डिवाइडेड रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, F इक्वल टू dt बाई dt पढ़े ना न्यूटन का सेकंड लॉ। अब देखिए इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है 1200, मास कितना है बाबू 0.04 ग्राम। पहले हम एक बुलेट को मारने में कितना फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया 0.04 इंटू 1200 माइनस मास कितना है 0.04 बुलेट का इंटू मास, बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, मशीन गन में होगा तो 0 ही होगा, पहले मशीन गन में डालेंगे ना तो वेलोसिटी 0, उसके बाद ही ना चलेगा, तो 0 डिवाइडेड बाई टाइम 1 सेकंड बोला, पर सेकंड बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास कितना आ गया 48 न्यूटन आ गया। एक बुलेट चलाने में कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा, और मैक्सिमम वो कितना फोर्स लगा सकता है 144 फोर्स लगा सकता है। तो 144 को डिवाइड करेंगे 48 से तो नंबर ऑफ बुलेट निकलेगा, क्या निकलेगा कि नहीं निकलेगा। एक बुलेट में 48 न्यूटन फोर्स लग रहा है, जो 144 में कितना हो जाएगा 3 बुलेट, मतलब कितना बुलेट फायर करेगा वो 3 है। तो ऑप्शन 3 24 का क्या हो जाएगा, समझ में आया क्या किए। इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की 0, फाइनल वेलोसिटी 1200। हमको पता है न्यूटन के सेकंड लॉ से कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। हमसे पूछा कि आप पर सेकंड बताइए, तो टाइम हमने कितना ले लिया है 1 सेकंड, ठीक है। तो ये कितना आ गया 48 न्यूटन, मतलब एक बुलेट चलाने में उसको कितना 48 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकता है 144। तो अब 144 न्यूटन में कितना बुलेट चलेगा, तो 48 से डिवाइड कर देंगे तो उतना नंबर ऑफ बुलेट निकल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इतना, इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बोलता है मास कितना बाबू 10 kg, कितने वेलोसिटी से चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। हमको क्या बोला है, क्या बताइए काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। क्या हो जाएगा ये हाफ इंटू मास बोले तो 10 इंटू v² बोले तो 5 का स्क्वायर, 2 1 2 5 5 25 25 बचे 125 जूल है क्या। 25 का आंसर क्या हो जाएगा बी, बी ना, बी तो बोल रहे हैं बी ना, बी 125। नेक्स्ट 26। अ क्वांटिटी ऑफ वर्क of 100 joule is done in 2 seconds. पावर, ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए पावर मैंने आपको बताया है क्या होता है, या तो फोर्स इंटू वेलोसिटी कीजिए पावर को, या फिर पावर है तो वर्क डन पर यूनिट टाइम कीजिए, ठीक है। पावर दो चीज होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी को भी पावर बोलते हैं, है ना। तो फोर्स और वेलोसिटी देगा तो ये पावर लगाएंगे, वर्क और टाइम देगा तो ये लगाएंगे। अब बताइए वर्क कितना है बाबू 1000 जूल, कितने देर में 2 सेकंड में। पावर कितना आएगा 500 वाट, है क्या। 26 का डी, है ना, 26 का डी। नेक्स्ट, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग एट ए हाइट 2 मीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, इट्स टोटल एनर्जी। देखिए है ना, ये क्वेश्चन देखेंगे बहुत आसान है। मान लीजिए कि ये ग्राउंड है और यहाँ पे एक बॉडी है, बॉडी का मास कितना है बाबू 10 kg है। कितना है 10 kg। ये कितने हाइट पे चल रहा है 2 मीटर की हाइट पे चल रहा है, और कितने वेलोसिटी पे चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से हम लोग का चल रहा है। क्वेश्चन में जी का वैल्यू दिया नहीं है तो 9.8 लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब इस बॉडी के पास दो एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी पूछा है ना। टोटल एनर्जी क्या होता है, इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा mgh, होगा कि नहीं होगा। मास कितना बाबू 10, जी का वैल्यू 9.8 लेंगे, है ना। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो 9.8 ही लेना, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है। इंटू हाइट कितना बाबू 2, कितना हो गया ये 98 इंटू 2 196 जूल। पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया
196 जूल आया ना। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी निकाले। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर। 2 1 जा 2 5 जा 2 दूनी 4 और 5 चौके 20। कितना आ गया ये काइनेटिक एनर्जी? 20 जूल। काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया? 20 जूल। और टोटल एनर्जी कितना होगा? सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना बचे लोग? 196 प्लस 20 कितना आ गया? 216 जूल। कितना होगा? क्या होगा आंसर? बी। हाँ 27 का बी। समझ में आ रहा है? ये सारा क्वेश्चन बनाए थे आप लोग। कॉपी कीजिए, फिर बता रहे 28 फोटो रखिए, है ना? अब नहीं है तो वीडियो तो डलाएगा ही, वहां भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे सुनेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 28। 2 masses 1 ग्राम एंड 4 ग्राम आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी। एक मास है 1 ग्राम का और एक मास है कितना? 4 ग्राम का। दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बाबू? सेम। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बताना है, मतलब P1 बाई P2 का वैल्यू आपको बताना है, ठीक है? देखिए बच्चों, आपने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2m। 2m को इधर ले आइए, तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू m होगा ना, इक्वल टू P स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो P स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल हो गया? m के मास के, मतलब P1 बाई P2 का होल स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा? m1 बाई m2 के। होगा कि नहीं? तो P1 बाई P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट m1 बाई m2। क्या आ गया? अंडर रूट m1 बोले तो 1 और ये बोले तो 4। कितना आ गया? 1 बाई 2 है क्या? 1:2। कौन सा? क्वेश्चन 28 का बी। याद रहेगा? कभी कभी इससे एक्सप्रेशन ये भी पूछ देता है कि P इक्वल टू अंडर रूट कितना होगा, तो आप बोलेंगे 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास। एक्सप्रेशन याद रखेंगे। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास अंडर रूट में, ठीक है? याद रहेगा ये सब, ये भी पूछ दिया जाता है कभी कभी। तो क्वेश्चन नंबर 28 तक हम लोगों का हो गया। आगे बढ़े 29 में चले। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना? रब कर दे इसको। चलिए नेक्स्ट सुनेंगे, है ना? A body of mass 100 kg falls from height 10 meter. Its increase in kinetic energy. एक बॉडी है जिसका मास कितना है? 100 kg है ना? ये कितने हाइट से गिरा? 10 मीटर की हाइट से। बताइए इसका इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, मतलब mgh1 माइनस mgh2। फाइनली जब ये बॉडी गिरेगा तो कहां पड़ेगा? ग्राउंड पे। तो हाइट वो वाला कितना हो जाएगा? 0। तो कितना हो जाएगा ये? 100 इंटू 9.8 इंटू 10 माइनस 100 इंटू 9.8 इंटू 0 होगा। ये टर्म तो 0 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 9800 जूल आएगा। क्या है ऑप्शन में? 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अरे ये बॉडी यहाँ से गिर रहा, जमीन पे जाएगा तो जमीन पे हाइट 0 हो जाएगा, तो वहां पोटेंशियल एनर्जी 0 और इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, ठीक है? इसके बाद है अ बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 kg मीटर स्क्वायर। रोटेटिंग, हम मिटा देना इसको। अब बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बाबू? 3 kg मीटर 1.3 kg मीटर स्क्वायर है ना? इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कितना है बच्चों? 2 रेडियन पर सेकेंड। हैज सेम काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी उसका इक्वल है काइनेटिक एनर्जी रोटेशन का, जो है काइनेटिक एनर्जी लीनियर का।
कैसे पता चला? हैज सेम काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 12 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ, बोलता है कि बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 kg मीटर स्क्वायर है और एंगुलर वेलोसिटी कितना है 2 रेडियन है, इसका काइनेटिक एनर्जी 12 kg मास के बराबर होगा, जिसकी वेलोसिटी कितनी होगी? समझ आ रहा है? तो सुनिए, देखिए काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन में, आपको मैंने रोटेशनल मोशन में बताया होगा कि देखिए याद रखेंगे कि जब हम लोग रोटेशन पढ़ते हैं तो ये लीनियर मोशन से मिलता जुलता है, ठीक है ना? जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है रोटेशनल मोशन में वो टॉर्क करता है, जो काम लीनियर मोशन में मास करता है वही यहाँ पे कौन करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। कौन करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम लोग आई बोलते हैं और इसका यूनिट केजी मीटर स्क्वायर होता है। याद रहेगा ये बात? पहला वाला वीडियो देखिएगा, सब बात बताए हैं, ठीक है ना? और उसके बाद यहाँ पे वेलोसिटी है लीनियर वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी रोटेशन पूछेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी, यही होता है ना? रोटेशनल में मास की जगह कौन है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या लिखेंगे? हाफ इनटू आई, और लीनियर वेलोसिटी की जगह क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, तो क्या लिखेंगे? ओमेगा स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम इनटू वी स्क्वायर। समझ आया? हमको बोला है कि इसका बी बताइए। काइनेटिक एनर्जी रोटेशन में और काइनेटिक एनर्जी लीनियर में सेम होना चाहिए। रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 है और लीनियर में मास कितना बाबू? 12 kg है। 12 kg मास का लीनियर मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी होगा वही 3 kg मीटर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले बॉडी का रोटेशनल मोशन में होगा। तो बताइए इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? तो हम क्या करेंगे? हाफ इनटू आई का वैल्यू कितना दिया है? 3, ओमेगा का वैल्यू कितना दिया है? 2, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ इनटू 12 इनटू वी का स्क्वायर। हो जाएगा क्या? ये हाफ ऑफ कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? 12 को इधर ले आइए तो 3 इनटू ये 4 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू कितना? वी स्क्वायर। तो 3 ये 12 वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 1, तो वी इक्वल टू कितना आ गया? 1 है क्या आंसर? 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे? समझ गया ना? बोलता है कि रोटेशनल मोशन में जितना काइनेटिक एनर्जी है उतना ही लीनियर मोशन में भी रहना चाहिए, और रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। उसी जो काम रोटेशनल मोशन में टॉर्क करेगा लीनियर में फोर्स करेगा, जो लीनियर में मास करेगा, मास का जो काम है रोटेशनल मोशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। लीनियर वेलोसिटी है तो एंगुलर वेलोसिटी है, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है तो एंगुलर मोमेंटम है। वहां पे पढ़ते हैं F इक्वल टू dp बाई dt, तो यहाँ पे पढ़ते हैं फोर्स की जगह टॉर्क लिखेंगे, टॉर्क इक्वल टू d बाई dt ऑफ p की जगह क्या लिखेंगे? L। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, टॉर्क इक्वल टू dl बाई dt। बोलता है कि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन बताइए, और ये तब क्वेश्चन दुनिया भर का आता है एग्जाम में। ठीक है, आगे बोले, मिटा दो इसको। पहला वाला भी वीडियो आप लोग जरूर से देखिएगा, उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक बताए हैं जो कि एग्जाम में आता है, और इससे 70% आएगा, 30% तो बाहर से रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, ये सब आप लोग से बनेगा नहीं, बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे अभी। बोलता है कि अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज एंगुलर मोमेंटम L। एक पार्टिकल है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, मतलब रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है। देखिए इधर रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है, बोलता है कि इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है बाबू? एंगुलर मोमेंटम है L, ठीक है। इफ इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डबल, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोले तो ओमेगा, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलिए या वेलोसिटी बोलिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? ओमेगा को बोलता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दे और काइनेटिक एनर्जी को आधा कर दे, तो बताइए न्यू एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? चलिए देखिए इधर, देखिए ध्यान से, है ना। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, आप लोग अभी मैंने क्या बताया रोटेशन में, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यही होता है, तो दिक्कत है ना है। हम करेंगे क्या कि आई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, तो हाफ आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसको लिख दें क्या? हाफ आई होल स्क्वायर बाई हाफ आई ओमेगा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। आई इंटू ओमेगा को क्या बोलते हैं आप लोग? अभी बताना।
एंगुलर मोमेंटम, अरे लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी की जगह ओमेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई। हमको क्या बोला है, इफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डबल, अगर हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी को क्या कर दे बाबू, डबल कर दे, ये इससे अच्छा, इससे थोड़ा सा आसान से बन जाएगा। देखिए इसको ऐसे करके बनाइए, हाफ आई इंटू ओमेगा लिखिए, इंटू ओमेगा लिखिए, ठीक है, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी बता, और आई इंटू ओमेगा क्या है, एल के बराबर, तो इसको लिखिए हाफ एल इंटू ओमेगा, लिख सकते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एल इंटू ओमेगा। हमको क्या बोला है, न्यू एंगुलर मोमेंटम बताना है, तो इसको एल को इधर ही रखिए, बाकी सब इधर ले आइए, क्या आ जाएगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय ओमेगा इक्वल टू क्या, एंगुलर मोमेंटम। अब सुनिए क्या बोला है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डबल, मतलब इसको 2 ओमेगा कर दे रहे हैं, कितना कर दे रहे हैं इसको, 2 ओमेगा कर दे रहे हैं, और काइनेटिक एनर्जी को कितना कर दे रहे हैं, हाफ, मतलब काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 कर दे रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया ना, इसको लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाई 4 ओमेगा, तो 2 काइनेटिक एनर्जी बाई ओमेगा क्या है, एल है ना, तो ये कितना आ जाएगा, एल बाई 4 आ जाएगा, क्या नया एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर, एल बाई 4 के बराबर होगा क्या, ये चीज समझ में आया। क्या किए, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हमने क्या किया, हाफ आई इंटू ओमेगा कर दिया, आई इंटू ओमेगा को हम क्या बोलते हैं, एल, तो हमने एल लिख दिया। हमको एंगुलर फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन चाहिए था, इसीलिए हम लोग ऐसा लिए। अगर हमको एंगुलर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में देता तो पहले जो बना देते ना वो करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं आई से, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, हाफ एल ओमेगा। अब हमको एल का रिलेशन चाहिए, तो एल को यहीं छोड़ दिए, ओमेगा को इधर ले आए, 2 को इधर, तो हमको पहले एंगुलर मोमेंटम कितना मिला, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाई ओमेगा। अब बोलता है काइनेटिक एनर्जी को 2 गुना कर दिए, मतलब 2 ओमेगा, और सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, और काइनेटिक एनर्जी को आधा कर दिए, तो काइनेटिक एनर्जी बाई 2 हो गया। तो ये क्या हो गया, बाई 4 वाला टर्म एक्स्ट्रा आ गया ना, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाई ओमेगा तो एल था, तो ये कितना हो गया, एल बाई 4, तो कितना आ जाएगा 31 का आंसर बी, है ना, एल बाई 4। क्वेश्चन नंबर 32, ये आपको हम पहले भी बताएंगे, फिर बता दें क्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, बोलता है अ थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग रोलिंग डाउन टू एन इंक्लाइंड प्लेन, एक इंक्लाइंड प्लेन पे एक रिंग जो है ना, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल कितना है, 30 डिग्री, क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, लेकिन वहां पे वो स्लिप नहीं कर रहा है, ठीक है, विदाउट स्लिपिंग लिखा है। स्लिप करना मतलब समझते हैं ना, स्किड कर जाना, ऐसे करके स्किड नहीं कर रहा, वो पूरा पूरा गोल गोल घूम रहा है। तो बोलता है कि बताइए एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, a इक्वल टू जी साइन थीटा बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। अब देखिए रिंग देगा तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाएंगे, ये थीटा पता रहेगा, स्फीयर देगा स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएंगे, ठीक है ना, समझ आ रहा है। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, g इंटू साइन थीटा, थीटा बोले तो कितना 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई बोले तो कितना बाबू, रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई mr स्क्वायर, mr स्क्वायर कर दिया, क्या आ गया, g इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 आ रहा है क्या, तो ये कितना आ गया, g इंटू 1/2/2 कितना आ गया, g/4। तो 32 का आंसर कितना हो जाएगा बाबू, 32 का g/4 बोले तो C। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, आपको मैंने बताया था ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस चीज पर डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, दूसरा किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, तीसरा पोजीशन ऑफ एक्सिस पे भी ये डिपेंड करता है, मतलब ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये सारा क्वेश्चन पहले वाला था, डी का डी, 33 का डी। If a body is rotating about an axis passing through its center of mass, then its angular momentum is directed along axis of rotation। देखिए मान लेते इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, यहाँ से बॉडी रोटेट कर रहे हैं, ठीक है हम लोग, ठीक है।
जब ये बॉडी रोटेट हो रहा है तो इसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा, और एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से निकालते हैं, ठीक है ना। ये क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, रेडियस के परपेंडिकुलर जाएगा, ठीक है। ये r क्रॉस p होता है, क्या होता है, r क्रॉस p। r क्रॉस p हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर जाएगा, तो रेडियस के परपेंडिकुलर मतलब किधर, एक्सिस की तरफ जाएगा। अरे आपके पास कड़ा है, कड़ा के एक्सिस है, तो उस कड़ा के परपेंडिकुलर बोले तो क्या होगा, एक्सिस वाला डायरेक्शन होगा ना, तो ये क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। 34 तक क्या हो जाएगा, डी। लास्ट है 35, बोलता है पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विद डिक्रीजिंग स्पीड, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर, स्पीड बार बार डिक्रीज करता जा रहा है ना। इसका आंसर देगा डी, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या होगा, एक्सिस के अलावा रहेगा, तो ये बार बार अगर डिक्रीज भी करेगा तो इसका एक्सिस में तो चेंज नहीं ना होगा, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, तो 35 का क्या हो जाएगा, डी बन जाएगा। एंगुलर मोमेंटम वैरी करेगा लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है जानते हैं, L इक्वल टू R क्रॉस P होता है, ठीक है, तो R क्रॉस P ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। R क्रॉस P ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसका dv होगा 35। तो ये हम लोगों का हो गया सेट 2 कंप्लीट, और फिजिक्स में 2 ही सेट था, एक सेट 1 और एक सेट 2। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को सेट 1 करवाया, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या किया, सेट 2 को कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को डाउट नहीं रहेगा। आप लोग दोनों वीडियोस को घर में जा करके अच्छा से देखेंगे, ठीक है ना। वीडियो को देखेंगे घर में जा करके।